पानी, बिजली और महिलाओं के लिए 50% जो बसों में किराए में छूट दी है। कांग्रेस किस तरह से देखती है इस फैसले को? देखिए, ऐसा है, ये मुख्यमंत्री जी हताश है, परेशान है और ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, जिसका वास्तविकता से कोई परिचय प्रदेश के अंदर नहीं है। हम उनको मानते अगर वो इस तरीके की घोषणाएं जो उन्होंने आज पिछले कल जो हिमाचल दिवस के ऊपर करी है, अगर वो घोषणाएं अपनी सरकार के पहले साल में करते और उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबंधन करवाते, तो निश्चित तौर से हम उनकी सराहना भी करते, उनका समर्थन भी करते, उनका सहयोग भी करते और इस फैसले का स्वागत भी करते। मगर हम सब इस बात को जानते हैं, मुझसे बेहतर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि ये केवल और केवल चुनावी पैंतरे हैं। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जब डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, नेशनल हाईवे प्रदेश के अंदर 69 बनने थे, वो नहीं बने। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो मंडी के अंदर बनना था, उसके अभी तक भूमि अधिग्रहण भी शुरू नहीं हो पाया। 4 साल, 5 साल, 4.5 साल इनकी सरकार को हो चुके हैं और भी जो इन्होंने बड़े बड़े वादे, चाहे रोजगार से संबंधित, चाहे नशाखोरी से संबंधित, चाहे कर्मचारियों से संबंधित, समय समय के ऊपर किए, जब उनको दिखा कि वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पा रही है, वो घोषणाएं जमीन पर नहीं उतर रही है, इसलिए वे एक नया पैंतरा जो है वो लेकर लोगों के बीच में आ गए। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही मुख्यमंत्री जी है जो कल तक कह रहे थे कि हिमाचल में केवल हिमाचल का मॉडल चलेगा, बाहर से कोई मॉडल नहीं आएगा। और आज ये भी जिस तरीके से एक और पार्टी जो यहां पर आकर मुफ्तखोरी की, लोगों को जो है एक बांटने की कोशिश कर रही है, उस मॉडल पे आज मुख्यमंत्री जी चल पड़े हैं। चाहे वो बिजली मुफ्त देने की बात हो, पीछे उन्होंने 65 यूनिट मुफ्त किया, अब उसको बढ़ाकर जो है वो 125 यूनिट किया गया है। वैसे ही महिलाओं को बसों में सवारी पे जो है 50% रिलीफ दिया गया है। और ऐसी घोषणाएं जो उन्होंने लोकप्रियता हासिल करने के लिए करी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि आज धड़ाधड़ जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स हो रही है, उसमें जो ये घोषणाएं कर रहे हैं, ये जमीन पर उतरते उतरते जो है चुनाव आ जाएंगे और ये केवल जो है वित्तीय बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर और प्रदेश के लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी ये घोषणाएं हो रही है, इसका पैसा कोई भाजपा के दफ्तरों से नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी इस खर्चे को बेयर नहीं करेगी। ये प्रदेश के लोगों ने, जो टैक्स पेयर्स है, उनके पैसे से ये चीजें जो है ये खर्च होनी है। और जिस तरीके की हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति बनी हुई है, चाहे वो एचआरटीसी की बात है, आज कॉरपोरेशन के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है। जो रूट्स पे बसें पहले भी लगी हुई थी, कोरोना काल पे लगी हुई थी, अभी तक वो कई रूटों पे बहाल नहीं हो पाई है। और ऊपर से अब इतना बड़ा जो है एक वित्तीय संकट प्रदेश सरकार ने कॉरपोरेशन के ऊपर डाल दिया है और कोई वित्तीय सहयोग कॉरपोरेशन को नहीं किया जा रहा है, तो कहां से ये खर्चे पूरे होंगे, इसका स्पष्टीकरण और इसका एक वाइट पेपर जो है वो मुख्यमंत्री को और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनको विधानसभा के अंदर ले करना चाहिए। और दूसरा जो ये और घोषणाएं कर रहे हैं, मुफ्तखोरी का जो एक प्रयास हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे बिजली का है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी हमको बताया गया कि अगर 125 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट ज्यादा भी इसमें अगर इसकी खपत होती है बिजली की, तो उसमें सारा का सारा बिल जो आपका 0 से लेकर 125 और उसके ऊपर के यूनिट का खर्चा वो लोगों को जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो ये केवल लोगों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि जब देखा कि पूरे तरीके से इनका डबल इंजन फेल हो चुका है,
इसीलिए इस तरीके का एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये प्रयास हिमाचल में किए जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को रिलीफ मिले, हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को सहयोग मिले, मगर इस तरीके से सहयोग नहीं मिल सकता है। उसके लिए हमें प्रदेश की आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है, इकोनॉमी को मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी मैंने पहले भी कहा, आज फिर से उस चीज को दोहरा रहा हूं कि हमारे जो साथ लगते मुल्क हैं, आप उनका एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान है और मुख्य रूप से चाहे श्रीलंका है। आज वहां पे इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है कि जो श्रीलंकन रुपी एक समय में 75 रुपए जो है प्रति यूएस डॉलर हुआ करता था, आज करीबन करीबन 350 रुपए उसका रेट पहुंच चुका है। तो ये केवल इसीलिए हो पाया है, आपने वहां पे देखा कि चाहे वो चाइना से उन्होंने लोन लिया, आईएमएफ से उन्होंने लोन लिया, और इंटरनेशनल जितने फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है उससे लोन लिया, और जब उसकी अदायगी नहीं हो पाई तब जाकर ये चीजें आज हमको देखने को मिल रही है। मैं तो ये कह सकता हूं कि हमें हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर से जो हमारे जो फजूल खर्ची सरकार कर रही है, सबसे पहले तो उसको बंद करने की आवश्यकता है। और दूसरा, हमने मजबूती के साथ ये बात हमेशा कही है कि हिमाचल में केवल एक ही मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है और वो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल है। आज हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, आज दिल्ली की बातें करी जा रही है, दिल्ली में केवल 250 से 300 स्कूल है। हिमाचल प्रदेश में करीबन 17,500 से 18,000 स्कूल्स हिमाचल प्रदेश के अंदर है। रिमोट एरियाज में, चाहे वो आपका शिलाई है, आपका डोडरा कुआर है, आपका ट्राइबल एरियाज है, आज हर एरिया में जो है वो डिग्री कॉलेजेस बनकर तैयार हुए हैं। एक क्लास कॉलेजेस आपके जो है आपके आईआईटीज बनकर तैयार हुए हैं, पॉलिटेक्निक्स बनकर तैयार हुए हैं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, इनको आगे लेकर जाना, ये इस सरकार की जो है वो प्राथमिकता होनी चाहिए। 3 मेडिकल कॉलेजेस आज हिमाचल प्रदेश के अंदर है, एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के अंदर है, 2 जो है आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एक आपका रामपुर के अंदर ज्योरी के अंदर बना हुआ है, एक दूसरा आपका कांगड़ा के अंदर है। हमारे पास आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, मगर इसको जिस तरीके से सरकार को इसका रखरखाव करना चाहिए था, जिस तरीके से उसमें रिक्विजिट स्टाफ होना चाहिए था, आज स्टाफ की कमी की वजह से ये जो है इसका जो एक फायदा प्रदेश के युवाओं को मिलना चाहिए था, एजुकेशन के हब के रूप से जो हमारा डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने कैसे हमारे बागवानों को, किसानों को इंडिपेंडेंट बनाना है, अब अपने वेंचर्स को फाइनेंशियली वाइबल बनाना है। हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म ओरिएंटेड स्टेट है। कोरोना काल में क्या मदद हिमाचल प्रदेश के सरकार ने या केंद्र सरकार ने हमारे बागवानों, किसानों की करी, हमारे होटेलियर्स की करी, हमारे टूर्स टैक्सी ऑपरेटर्स की करी, हमारे निजी जो बस ऑपरेटर्स है उनकी करी। आज जो है ये जिस तरीके से मुफ्तखोरी की बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने इन संस्थाओं की मदद करी होती तो आज हमें इस राह पे आगे चलने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि हिमाचल के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। हिमाचल के लोग जो है वो अंदर से बहुत अपने ऊपर, अपने संस्कार के ऊपर, अपने जो हमारा ट्रेडिशंस है, हमारे कल्चर है, उस पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। और इस तरीके की आदत जो ये लत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमानी लोग इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग these freebies, the insistence should be on self reliance, the insistence should be on self sustainability। इस चीज पे सरकार को मंथन करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये कोशिश करे कि आने वाले समय में हमारा जो बजट है वो रेवेन्यू डेफिसिट ना हो। आज जो 75,000 करोड़ का ऋण है, मैं ये नहीं कहूंगा, इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूं, इसमें लोन हमारे समय में भी लिया गया है, मगर अधिकतर जो करीबन 35,000 करोड़ रुपए जो है वो वर्तमान सरकार के समय में ये बजट जो है ये ऋण लिया गया है, और ये हर हिमाचली के ऊपर जो है ये डेट थोपा जा रहा है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मैं वही कहूंगा, फिर से ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, कि ये केवल और केवल एक आई वॉश है। ये
इनको तो पता है कि इनकी सरकार जा रही है, इनको पता है कि आगे सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इसलिए घोषणाओं पे घोषणाएं करी जाए। अंधेर नगरी और उस नगरी का चौपट राजा रोज जो है वो घोषणाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोगों का दिल नहीं जीता जाता है। अगर उन्होंने सही रूप से 4 साल में कोई अच्छे कार्य हिमाचल प्रदेश के लिए किए होते तो आज इस तरीके की घोषणाएं करने की आवश्यकता सरकार को नहीं पड़ती। जिस तरह से कर्मचारियों को काफी उम्मीद थी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कि हिमाचल दिवस पर घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री, तो इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की। दूसरा, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर नींबू की ही बात करें, 250-300 रुपए पहुंच गया है। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री से लोगों को, जो आम लोगों को उम्मीदें थी, महंगाई खासकर, इसको लेकर कोई नहीं बोले, निराश लोग जरूर हुए। निश्चित तौर से महंगाई, इन सब चीज़ों की जो जननी है वो महंगाई है, और सरकार उस पर कोई कार्य कर नहीं रही है। अब जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया अभी कि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारा वैल्यू है रुपये की वो कम हो रही है इन टर्म्स ऑफ जो आपका इंपोर्ट देश के अंदर होता है, जब वो कम होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से आपकी रेवेन्यू जो है, आपका जो वैल्यू है वो आपके पैसे की कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से हो रही है। अगर हम चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें, चाहे देश स्तर की, चाहे प्रदेश स्तर की बात करें, अगर हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे तो निश्चित तौर से महंगाई कम होनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक पेट्रोल की बात है, डीजल की बात है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाला दिया जा रहा है, रशियन यूक्रेन वॉर का हवाला दिया जा रहा है, पर ये चीज़ें सरकार को देखने की आवश्यकता है। और आज पेट्रोल डीजल का मैं कोई विश्व स्तर की बात तो नहीं करूंगा, मगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या रेट्स पेट्रोल डीजल के हैं, आजकल तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद गूगल पे जाके देख सकते हैं कि क्या रेट्स आज पेट्रोल डीजल के हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है और क्या रेट्स देश के अंदर है। पीछे जब चुनाव हुए मंडी के, आपके हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए, वो चुनावों का परिणाम आया, उसके 2 दिन बाद पेट्रोल का दाम भी कम किया गया, डीजल का दाम भी कम किया गया, एलपीजी का दाम भी कम किया गया। जब चुनाव खत्म हो गए उत्तर प्रदेश के और राज्यों के, अब ऐसा कोई दिन नहीं है पिछले कम से कम 1 हफ्ते से जब कुछ पैसा पेट्रोल का, कुछ पैसा डीजल का लगातार बढ़ता जा रहा है, एलपीजी सिलेंडर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो किस ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कहाँ को हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पे हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि हर चीज में हम राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। अगर कुछ अच्छा सरकार ने किया होता, आई हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू जो है सरकार को बधाई देने के लिए हम आगे बढ़े हैं। मगर इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके की घोषणाएं सरकार कर रही है, जिस तरीके की अपना आर्थिकी का उनको कोई जो है सूझबूझ नहीं है और इस तरीके की घोषणाएं कर रही है, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ये बात मैं जो है बड़े साफ स्पष्टों में आप लोगों के बीच में कह सकता हूँ। हिमाचल में पुलिस भर्ती चली हुई है, ऐसे में जो है बीच में परीक्षाओं के बाद, जो परीक्षा हुई थी उसके बाद एक चैट वायरल हो रही है, जिसके बाद जो अभ्यर्थी है उनके वो जो है सरकार के पास पहुंचे हैं सचिवालय में और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इसमें जांच की मांग करने की बात नहीं कही गई। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कहीं इस तरह की जो चैट वायरल हो रही है तो पेपर लीक तो नहीं हुआ है कांग्रेस के? अब मेरे नॉलेज में ये इंस्टेंस जो है पर्टिकुलर इंस्टेंस नहीं है, मगर निश्चित तौर से कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। और कुछ भी उसमें इस तरीके की अगर संदिग्ध कोई सर्कमस्टांसेस निकल कर आते हैं तो निश्चित तौर से उस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, चाहे वो पुलिस द्वारा है, चाहे वो और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज द्वारा है। क्योंकि अगर इस तरीके का अगर कोई भी एक छोटा सा भी इंसिडेंट निकल कर आता है उससे पूरी प्रक्रिया पे जो है एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश के जो भविष्य है, युवाओं हैं, उनका भविष्य की सवाल है और इस पे इस तरीके का कोई भी जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट्स आया है तो सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, प्रदेश में 85% किसान बागवान हैं। हमेशा जब भी कोई बड़ा दिवस होता है तो सबका जिक्र होता है, लेकिन किसान बागवान अभी भी बड़े स्तर पर होती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं किसान काफी लंबे समय से, और बीच में मोर्चा भी उन्होंने खोला था, आप उसमें शायद शामिल हुए थे। और इसके अलावा जो फफूंदनाशक है, कीटनाशक, उस पर सब्सिडी जो है वो पहले मिलती थी, अब बंद कर दी गई है। लेकिन सरकार जो है वो किसानों बागवानों की तरफ जो है ज्यादा देख नहीं रही है। आपका क्या स्टैंड है? क्या आप भी उन मुद्दों को उठा पा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने तो हमेशा प्रयास किया। मैं तो अभी केवल एक पहली बार का विधायक हूँ और एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है जितना और सीनियर नेताओं में प्रदेश में स्वाभाविक रूप से है। मगर हमने हमेशा प्रयास किया कि जब भी हमें मौका मिला, हमने प्रदेश के जो बागवान हैं, किसान हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इनके मसले हमेशा हमने विधानसभा में उठाने का प्रयास किया और विधायकों ने भी इसको उठाने का प्रयास किया है। मगर ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो ध्यान प्रदेश के सरकार का किसानों के ऊपर होना चाहिए, बागवानों के ऊपर होना चाहिए, उस तरीके से है नहीं। शायद ये इसलिए भी हो सकता है कि जिस तरीके से और जो है प्रदर्शनकारी है वो आकर सरकार का घेराव करते हैं, सरकार को डराते हैं, धमकाते हैं, और ये सरकार डर भी जाती है, तो शायद उनकी ओर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रदेश के शांति प्रिय लोग हैं, जो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं, और जो प्रदेश की मेजॉरिटी है, हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई घर नहीं होगा, 95% लोग जो है वो किसानी और बागवानी से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। अगर जैसे आपने जो आपका कीटनाशक है उस पर जो सब्सिडी मिल रही थी वो बंद हो गई हैं, आपके और जो इसके मसले हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर के मसले हैं, चाहे आपके दूसरे वेजिटेबल ग्रोअर्स के मसले हैं, उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और रिलीफ, चाहे वो आपका जो आपकी इसकी एप्पल की प्रोक्योरमेंट हो रही है, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हो रही है। हमारे समय में आप जानते हैं कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है वो सेब के लिए लाई गई थी, मगर वो केवल जो आपका खराब प्रोड्यूस है एचपीएमसी से जो लिया जाता है, केवल उसके लिए है। अब काफ़ी समय से ये मांग है कि एक एमएसपी जो है वो सेब के बागवानों के लिए हो, और उसमें और भी चाहे जो आपका पेटियों की बात है, सेपरेटर्स की बात है, दवाइयों की बात है। अब दवाइयाँ केवल जो है वो प्राइवेट लोग दे रहे हैं, पहले तो डिपार्टमेंट की ओर से भी दी जाती थी, अब वो बंद हो चुका है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश एक जो है फूड बॉल है। यहाँ का जो सेब है वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध है। इसलिए हमको अपने बागवानों को बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। और क्योंकि वो रोज़ आके धरना प्रदर्शन नहीं करते, रोज़ वो आके जो है अपनी बात को इस तरीके से नहीं रख पाते जैसे और लोग रखते हैं, इसलिए उनको नज़रअंदाज करना, मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे शासक की जो है वो की पहचान नहीं है, जो मुख्यमंत्री जी को दिखानी चाहिए।